दिल्ली की 45 सीटों पे चुनाव दोबारा करने की क्षमता हम रखते हैं, क्योंकि ईवीएम के द्वारा, मशीनों के द्वारा फ्रॉड हुआ है दिल्ली के इलेक्शंस में भी। और जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो लड़ाई मेरे ख्याल से अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। उसके शायद बहुत सारे लोगों को अभी थोड़े थोड़े सबूत मिलने शुरू भी हो गए, लेकिन मैं एक बार फिर कार्यकर्ताओं से, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आरएसएस और बीजेपी के या उनके संबंधित संगठन नहीं है, उनके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके कार्यकर्ताओं से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने अपने जो नेता हैं उनके पास जाएं और उनको इस बात के लिए तैयार करें कि अब स्लीपर सेल्स की नहीं सुननी है। कोई भी व्यक्ति जो आपको ये कहता है कि आपको पेपर बैलेट के लिए बड़े लेवल पे आंदोलन नहीं करना है, और आंदोलन भी कैसा, अदालत के अंदर तो हमने सारे सबूत जुटाई रखे हैं, और जो नकली पिटीशंस डाली गई हैं हारने के लिए, ख़ास तौर पे जयराम रमेश जी की जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन है उसको विड्रॉ करने के लिए आप अपने नेतृत्व से कहें, क्योंकि उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो मार्च में हियरिंग आ रही है, जो जयराम रमेश जी ने आरएसएस के कहने पे पिटीशन डाली है, हरियाणा हाई कोर्ट की जो हमारी जजमेंट आई थी हमारे फेवर में वीडियोग्राफी देने की, उसको डिफीट करने के लिए जयराम रमेश जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाल रखा है। तो उसको विड्रॉ करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व से कहा जाए कि ये आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड पिटीशन है। और दूसरा ये भी कहें कि जन आंदोलन, और हम तो बिहार में भी लोगों से हमारी बात चल रही है, हम बिहार में भी जन आंदोलन करना चाहते हैं और करने की तैयारी हो रही है, और दिल्ली में जल्द ही हम आप लोगों को ऐलान करेंगे तारीख का एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, मशीनों के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में। दोबारा एक बड़ा प्रदर्शन हम जंतर मंतर पे करेंगे, दिल्ली में करेंगे। ये भी हम आज ऐलान करने के लिए आपको फ़ोन किया है। साथ के साथ अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले अभी भी स्लीपर सेल्स की बात सुनना छोड़ दें तो 45 के करीब पिटीशंस दिल्ली में मेरे ख्याल से लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी सीटों पे तो धांधली से बीजेपी जीती ही है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 45 सीटों का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 से 5 सीटें तो बीजेपी जेन्युइन भी जीती है, ये बात तो है। अब जो सीटें बीजेपी हारी है, समझिए आप, जो सीटें बीजेपी जो हारी है उनमें तो पिटीशंस डल सकती हैं। कौन डालेगा वो पिटीशंस? बीजेपी नहीं, जो जीती है बीजेपी तो वो डालेगी ना। डाल सकती है क्या बीजेपी? सॉरी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये बात। जो सीटें बीजेपी जीती है वो तो कभी नहीं डालेंगे, उसका तो मतलब ही नहीं। जो सीटें बीजेपी हारी है 22, तो क्या बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट ये कह के पिटीशन डालने को तैयार होगा कि ये ईवीएम में धांधली से चुनाव जीता गया? वो तो नहीं होगा, क्योंकि फिर तो 70 की 70 सीटें निरस्त हो जाएंगी। तो इसीलिए 45 सीटों पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 48 सीटों पे ये बीजेपी जीती है। 3 सीटें उनकी ऐसी हैं वो जो जेन्युइनली मुझे लगता है जीते हैं। 45 सीटों पे दोबारा चुनाव इसलिए हो सकता है क्योंकि, और 6 महीने के अंदर ही अंदर इसका फैसला भी कराना है, तो वो एक ही ग्राउंड पे होता है कि ये मशीनों के द्वारा गड़बड़ी करके चुनाव का कानून जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा के, एक ही पॉइंट पे हम ये पूरा केस लड़ने के लिए बोल रहे हैं हर जगह, वो 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड हो सकता है। जो चुनाव हारे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव भी नहीं लड़ते, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये बातें अरविंद केजरीवाल जी या उनके नेता की तरफ से ऐसा कुछ बयान आया भी? मैंने अभी आपको इसीलिए आप लोगों को तकलीफ ही इसीलिए दी है कि मैं आपको अगर ठाकरे साहब का बयान एक बार फिर दिखा दूं। तकलीफ तो हो रही है, लेकिन स्लीपर सेल्स रोक रहे हैं ना। अभी उन्होंने ठाकरे साहब ने, मैं एक बार, क्योंकि कुछ पत्रकार बंधु बाद में भी आए, तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। 48 सीटें जो बीजेपी जीती है उसमें से आप मानते हैं कि वो जेन्युइन भी जीत सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। 45 सीटों पे तो बिल्कुल पेपर, ये मशीनों में हेरा फेरी करके ही जीती है। तो ठाकरे साहब, ऐसा नहीं कि उनको परेशानी नहीं है, लेकिन स्लीपर सेल जो है ना वो आरएसएस के कहने पे रोक रहे हैं नेतृत्व को अपने अपने। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हो गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं? क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है?
ये पूछने का आज वक्त आ गया है और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चले जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा, और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए। तो वैसे ही जैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे। पीड़ा है सर। नहीं, अब अभी मैं इन्होंने गजेंद्र जी ने एक जेन्युइन सवाल किया था कि आपको लीडरों से ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, तो उसके दो जवाब है। एक तो मैंने दिखा दिया कि उनकी तकलीफ है, लेकिन जो स्लीपर सेल्स है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि वो हमारी लड़ाई जो सिविल सोसाइटी की स्लीपर सेल्स है वो निर्णायक दौर में आ चुकी है, और हो सकता है अब हम स्लीपर सेल्स को बहुत जल्दी हरा देंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स जो हैं, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि आदित्य ठाकरे जी, राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी साहिबा या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के नाम लिए जा रहे हैं ऑपोजिशन के, वो भी तो जनता के नौकर है ना। ये हमारा सॉवरेन पावर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें देश का मालिक बनाया ना, एक वोट का अधिकार देके, ये हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी देश की जनता को, सिविल सोसाइटी को है। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं से भी ज़्यादा ये हमारी तकलीफ़ है, जनता की। इसीलिए जनता ने हमें ये जिम्मेदारी दे रखी है और हम जनता की इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मैंने आपको शुरू से बताया, हर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता और हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर दिल से हमारे साथ है। हाँ, जो स्लीपर सेल्स हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं सर। ईडी से डराते हैं कभी, अभी लीडर्स को अपने, कभी इनकम टैक्स से डराते हैं, कभी किसी से डराते हैं, कभी ये बोलते हैं कि हमारी कुछ आरएसएस के लोगों से सेटिंग हो गई है, वो मोदी जी को हटा देंगे, दूसरा किसी को बना देंगे। बीजेपी में अंदर लड़ाई हो रही है, इस वक्त हमें जो है अटैक नहीं करना चाहिए, चुप बैठ जाना चाहिए, मोदी जी को तो बीजेपी वाले ही हरा देंगे। ये सब फ्रॉडगिरी करके अपने लीडर्स को भटकाने का काम करते हैं। ये काम हम अब निर्णायक दौर में आ चुका है, क्योंकि एक बार काट की हांडी नहीं, 10 बार तो कम से कम ये चला ही चुके होंगे जो स्लीपर सेल्स हैं। सारे साथी टूट गए, आप कह रहे हैं निर्णायक दौर में आ गए, आप तो अकेले ही बचे हैं। अभी मैंने आप गजेंद्र जी लेट आए, मैंने 3 वीडियो दिखाई हैं। और ये भी अभी एक खबर आ रही है कि राहुल जी जो है वो मशीनों के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं मार्केट। साथी राहुल जी होंगे? नहीं, हमारे पुराने साथी और नए साथी या जो विदेशों से भी साथी आएंगे, वो सब हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हमारी कोई नहीं है, मैं तो सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा। हमारे पुराने साथी आ जाएं, लेकिन ये वादा करके आएँ कि पहले की तरह भाग नहीं जाएंगे, तो मैं उनके पीछे, जैसे मैं पीछे खड़े होता था पहले, अभी भी खड़ा हूँ। राहुल जी आए, दिग्विजय सिंह जी आए, कोई आए, हम तो चाहते हैं कि ये पेपर बैलेट से चुनाव हो। वकील साहब, आपने देश की जनता को पिछले सालों से गुमराह कर रखा है, ना आप कोई रिजल्ट दे पा रहे हैं, ना चुनाव भी कर पा रहे, कुछ कर तो पा ही नहीं रहे हैं आप लोग। देखिए, मैंने ये इल्ज़ाम मेरे पे लग सकता है, लेकिन थोड़ा गुमराह का शब्द थोड़ा सा मुझे चुभ तो रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हो, मान सकता हूँ। लेकिन मैं 5 जनवरी 2024 से इस आंदोलन में सड़क पे उतरा हुआ हूँ, और उस दौरान मेरे पास अपना रिपोर्ट कार्ड है। मैं आपको एक बार फिर दोहरा सकता हूँ, हमने आज तक एक आधा हाफ सेंचुरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डिसमिस होने की। सिर्फ हमारी ही पिटीशन बचती हैं। हमने अलग अलग अदालतों से, उत्तर प्रदेश की अदालत से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अदालत से अपने फेवर में मशीनों के खिलाफ ऑर्डर्स लिए हैं। हाई कोर्ट से हमने ये ऑर्डर भी लिया है कि जो वीडियोग्राफी हमें मिलनी चाहिए हरियाणा की, उसके बाद सरकार को मजबूर होकर कानून तक बदलना पड़ा। और अब ट्रंप साहब ने भी कह दिया है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से कह दिया है, लेकिन ट्रंप साहब ने भी कहा है मोदी जी को बराबर में बिठा के कि पेपर बैलेट से चुनाव ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। ये बात थी एक। और दूसरी, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरा विषय है। अभी 17 तारीख को, आप सब लोगों को पता है, 18 तारीख को जो राजीव कुमार जी है, उनका जो टर्म है वो ख़त्म होने वाला है, और सीईसी की जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको चुनने की पैनल जो है, उसकी मीटिंग फरवरी 17 को है, ऐसी ये अखबार में खबर भी आई। तो इस मीटिंग में भी, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस 12 तारीख को लगा हुआ था। हालांकि 1-1.5 महीना पहले ये केस या उससे भी पहले से ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने
जो अभी के आज के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इस केस से अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया और किसी दूसरी बेंच के सामने लगा दिया। लेकिन इसमें जो हैरानी की बात यह है कि ये पूरे देश में सबको पता है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को भी पता ही है कि 17 तारीख को राजीव कुमार जी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। ये 12 तारीख की डेट लगी थी मेरे ख्याल से, और देश की जनता के भी जो हमसे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि ये 12 तारीख की इतनी लेट डेट क्यों दी है, जब 17-18 तारीख को दूसरी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। तो ये 12 तारीख देना कुछ अजीब सा लगा था और 12 तारीख को भी फिर वो अगली डेट मिल गई। तो और अगली डेट भी कोई 17 तारीख से पहले की नहीं मिली, 19 तारीख की मिली है। अब देश की जनता जो उम्मीद करती है, ख़ास तौर पे जो हम लोगों के टच में लोग हैं, और वो सैकड़ों हज़ारों लोग हमें सड़क पे भी या हमसे मिल के भी या फ़ोन के ज़रिए भी बोलते हैं कि अब देखना ये है कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला करती है या नहीं करती, पहली बात। दूसरा, ये फैसला भी लोग पशोपेश में है, क्या फ़ैसला होगा। क्या फ़ैसला ये होगा, चलो 18 तारीख को राहुल जी वहाँ जाएं या ना जाएं, एक तरफ अमित शाह जी और मोदी जी होंगे इस मीटिंग में, अगला चुनाव आयुक्त बनाने की मीटिंग के अंदर क्या होगा वो भी आप सिनेरियो समझ लें कि मोदी जी और अमित शाह जी एक तरफ होंगे, राहुल जी ने शायद ऐसा बोला है कि वो जाएंगे ही नहीं, और ये अच्छा काम है ना जाके, क्योंकि जाके भी वो क्या कर लेते, ये दोनों वो किसी एक का नाम लेंगे, राहुल जी बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, जैसे वक्फ बिल में हुआ है, आप कुछ भी बोलते रहो, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे राहुल जी को छोड़ो, ये रहे हमारे दोनों वोट, हम किसी को भी बना दें, XYZ, ईमानदार बेईमान शरीफ, किसी को बना दें तो वही सही है। राजीव कुमार जी को ही बना दें दोबारा एक्सटेंशन देके, वो सही है, आपकी कोई एक वोट की वैल्यू नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लोग अभी टकटकी बांध के देख रहे हैं, वो ये देखने के लिए कि जब 19 तारीख को फैसला होगा तो कोई फैसला होगा या नहीं होगा, और अगर फैसला हुआ तो क्या वो ये होगा कि इसको हम निरस्त करते हैं, जैसे चुनाव के बॉन्ड्स होते ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि वो गैर संवैधानिक थे, संविधान के खिलाफ अपराध था, लेकिन कोई सज़ा नहीं देंगे हम किसी को। चंद्रचूड़ साहब ने ऐसी जजमेंट दी थी जिसकी बहुत तारीफ़ें हो रही थी, हम तो उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अब ये जो जजमेंट आएगी, क्या ये भी ऐसी आएगी चंद्रचूड़ साहब ने जैसी जजमेंट दी थी कि ये जो नियुक्ति है जो मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलके कर ली, वो गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है जाके वो, क्योंकि इसमें तीसरे मेंबर जो होने चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक, अब गलत तो करार दे दिया, लेकिन जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। अब आप लोग गैर कानूनी तौर से ही जो बना दिया गया है उसी को देश की जनता झेले अब चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में, और वो दोबारा इन मशीनों की गड़बड़ी करे और हर इलेक्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह उनका काम करे। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देश की जनता ये भी सोच रही है, क्या ऐसा होगा? ये भी एक विचार जो लोग हमें बता रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? पूछ भी रहे हैं हमसे, हम तो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन क्या होगा ये हम अभी नहीं कह सकते। तीसरा विचार जो लोगों के मन में आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या ऐसा होगा 19 तारीख को फैसला होगा या 19 तारीख के बाद भी 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने बाद फैसला होगा, तो क्या वो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये सारी चीज़ें गैरकानूनी थी और उस तरह फैसला नहीं करेंगे हम जैसे चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट में आया था वो फैसला कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, जो हज़ारों करोड़ रुपए चुरा लिए गए। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ ये भी हो सकता है कि जो नियुक्तियां थीं वो गलत थी, हम तीनों चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को निरस्त करते, ठीक, और निरस्त करने के बाद ये कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये जो पैनल सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट थी उसके हिसाब से बनेगा, और अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो पैनल तय करेगा और पुराने वाले की नौकरी हम ख़त्म करते हैं। तो ये भी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई न्याय होगा, वरना न्याय का क्या फ़ायदा? अगर पक्ष में भी आए, पेशेंट डेड हो जाए और ऑपरेशन सक्सेसफुल में